बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जूलॉजी का सिलेबस है जो तुम लोगों को एक सेमेस्टर में पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर में तुम लोगों को ये पढ़ना है, जैसा कि पहले भी था और अभी भी है। हर एक क्लास में यही होता है कि सिलेबस को जो है हम लोग 8 यूनिट में डिवाइड करते हैं। हर सब्जेक्ट का सिलेबस इसी तरह से होता है, तो ये 8 यूनिट में डिवाइड करते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो किसको 8 यूनिट में डिवाइड करना है, मतलब जो हमारा पेपर है उस पेपर का टाइटल क्या है, हमको उस पेपर में क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को जूलॉजी के थर्ड सेमेस्टर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, ये 3 जो है चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। ये 3 डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो कि जूलॉजी की, जो हम लोगों को पढ़नी, उनका कुछ कुछ पार्ट जो है हम लोगों को अलग अलग यूनिट्स में पढ़ना है। तो ये हमने यहाँ पर देखो रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये जो फर्स्ट 4 यूनिट है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की है, और ये जो 3 यूनिट्स हैं ये बायो इंस्ट्रूमेंटेशन की है, और बायोटेक्निक्स की सिर्फ 1 यूनिट है। इसका मतलब है कि बायोटेक्निक्स का बहुत थोड़ा पार्ट हम लोगों के सिलेबस में है। सबसे ज़्यादा हम लोगों को पढ़ाई करनी है तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की करनी है, और सेकेंड नंबर पर बायो इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग को आरएनए पॉलीमरेज पढ़ने हैं, इसमें ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर पढ़ने हैं, और इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो बेटा ये जो है पढ़ना जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन तभी कंप्लीट होगा जब ये 3 स्टेप है, ये ट्रांसक्रिप्शन के ही 3 स्टेप हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो हम लोग को यूनिट फर्स्ट में ये पढ़ना है। उसके बाद यूनिट सेकंड जो है वो सेम वही चीज है जो पहला है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। दूसरी यूनिट में प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो डीएनए है वो आरएनए में चेंज होता है, और ट्रांसलेशन में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन में चेंज होता है। तो जो ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है इसमें हम लोग को जेनेटिक कोड, राइबोसोम, ट्रांसलेशन फैक्टर, और फिर वही चीज हो गई इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ना है। तो ये दोनों यूनिट जो हैं, एक में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है और दूसरी यूनिट में ट्रांसलेशन पढ़ना है। पूरा इसका मतलब है कि दोनों यूनिट को मिला के हमें डीएनए से कैसे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है पूरा स्टडी करना है। ये दोनों यूनिट जब मिला देंगे तब जो है डीएनए से प्रोटीन बन जाएगा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यूनिट थर्ड जो होगी उसमें हमको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन कैसे एक्सप्रेस करती है, तो इसको हमको और कैसे रेगुलेट होता है, तो इसको पढ़ने के लिए हमको दोनों तरह का एक्सप्रेशन पढ़ना है। मतलब प्रोकैरियोट्स में कैसे एक्सप्रेशन होता है और यूकैरियोट्स में कैसे होता है। प्रोकैरियोट्स में तो सिंपली होता है, सबको मालूम है। प्रोकैरियोट्स जो है कम डेवलप है, यूकैरियोट्स ज़्यादा डेवलप हैं। तो इसमें तो प्रोकैरियोट्स में तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हम लोग को यूकैरियोट्स का एक्सप्रेशन पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग को यूनिट फोर्थ में जो है, यूनिट फोर्थ में भी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। इसमें रेगुलेशन है ट्रांसलेशनल लेवल और इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, जीन साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस को पढ़ना है। जीन साइलेंसिंग भी तुम लोगों ने सुना होगा, इसमें जीन साइलेंट हो जाती है, मतलब जीन जो है एक्सप्रेस नहीं करती हैं। जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगी तो उसको हम लोग कह देंगे साइलेंट, जो शो नहीं होती है, इसलिए उसको हम लोग जीन साइलेंसिंग कहते हैं। तो इसको हम लोगों को पढ़ना है। फिर यूनिट फिफ्थ जो है इसमें प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। जो सबको मालूम होगा कि माइक्रोस्कोप जो है हम लोग बायो पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती हैं। मतलब हम लोग ऐसे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के छोटी चीज़ों को नहीं देख सकते। तो छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप से हम बहुत कितनी भी छोटी चीज़ हो उसको बड़ा करके देख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। तो इस यूनिट फिफ्थ में हम लोगों को माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना। माइक्रोस्कोप को क्या पढ़ना, माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल पढ़ने और उसका एप्लीकेशन पढ़ना। प्रिंसिपल मतलब वो माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, और एप्लीकेशंस का मतलब माइक्रोस्कोप का क्या यूज होता है। तो और इसके अलावा इसके टाइप्स पढ़ने, तो ये अलग अलग चीज़ को देखने के लिए मैं अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप यूज, एक ही तरह के माइक्रोस्कोप से हम सारी तरह की छोटी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप जो है पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोप, इसमें है तुम लोग के सिलेबस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है, और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है। ये सब तुम माइक्रोस्कोप तुम लोग को पढ़ने, सभी के प्रिंसिपल पढ़ने और सभी की कैसे कैसे वर्किंग होती है वो पढ़नी है, और कैसे उनको हम अप्लाई करते हैं या क्या उनके काम होते हैं, क्या काम होते हैं। अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग तरह के माइक्रो
माइक्रोस्कोप को यूज करके उनकी स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद यूनिट 6 है जिसमें हम लोगों को सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है। सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी जो दोनों ही हम लोग सेपरेशन टेक्निक्स में यूज करते हैं, मतलब दोनों ही सेपरेशन टेक्निक में यूज होने वाली एप्लीकेशंस हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा किसी चीज को सेपरेट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी भी कई तरह की है, तो इसमें हमें सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स भी पढ़ने हैं और प्रिंसिपल एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं। जैसे सेंट्रीफ्यूग कितने तरह के होते हैं, सेंट्रीफ्यूग बहुत तरह के होते हैं। सेंट्रीफ्यूग में जैसे हम लोग पढ़ते हैं लो स्पीड सेंट्रीफ्यूग है, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग है, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूग है, और वैक्यूम सेंट्रीफ्यूग होता है, माइक्रो सेंट्रीफ्यूग होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग होता है। तो ये कई तरह के सेंट्रीफ्यूग होते हैं जिनको हम लोगों को स्टडी करना है। ऐसे क्रोमेटोग्राफी में भी क्रोमेटोग्राफी भी अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करने के लिए अलग अलग तरह की क्रोमेटोग्राफी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे तुम लोग के सिलेबस में जेल क्रोमेटोग्राफी भी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी है, और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। तो ये सारी क्रोमेटोग्राफी भी हम लोग को इस यूनिट में स्टडी करनी है। फिर यूनिट 7 जो है उसमें हम लोग को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स इसका टाइटल है। इसमें हम लोगों को कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़ना है। कलरीमीटर से हम जो है किसी भी लिक्विड का कलर जो है डिटेक्ट करते हैं, तो इसमें हम लोग कैसे ये काम करते हैं कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और क्या इनका यूजेस है, ये सब हम लोगों को यूनिट 7 में पढ़ना है। फिर यूनिट 8 जो है वो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की यूनिट है, जिसमें हम लोगों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सीक्वेंसिंग, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरएफएलपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पेज और एलिसा, ये टेक्निक्स हैं सारी मॉलिक्यूलर टेक्निक। इनसे हम लोग इनको यूज करके हम बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो कर सकते हैं। डिफरेंट टेस्ट के लिए अलग अलग चीज़ों को यूज करते हैं, तो ये हम लोग को यूनिट 8 में स्टडी करनी है। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है सिलेबस 8 यूनिट में डिवाइड है, और हम लोग को पूरा सिलेबस कवर करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में तो पूरे सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं और पेपर इसी से सेट किया जाता है। तो इसमें हमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, सारी चीज़ें अपने आप में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब हम लोग जो है ये जो हमारे सिलेबस इससे हम लोग का पेपर किस तरीके से आता है, तो पेपर आता है ये देखो हमने यहाँ एक सैम्पल दिया हुआ है बेटा। जो बीएससी 3rd सेमेस्टर का पेपर होता है वो टोटल तुम लोगों को मालूम होगा कि 75 मार्क्स का होता है पेपर। टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 75 होते हैं। 75 जो है थ्योरी में होते हैं और 75 प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। 75 जो थ्योरी के होंगे उसमें प्लस 25 इंटरनल मार्क्स होंगे। सेक्शन सी जो है उसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसा सेक्शन बी है उसी तरीके का सेक्शन सी होता है। इसमें भी 4 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 15 नंबर है उसके भी होते हैं। तो ये 15-15 30 नंबर हो जाते हैं लॉन्ग आंसर के, और 45 नंबर की शॉर्ट आंसर होती है। तो इस तरीके से हमारा पेपर जो है 75 मार्क्स का हो जाता है। तो ये बेटा तुम लोग का इस तरीके का सिलेबस है जो तुम लोग को स्टडी